बनारस लोकसभा सीट मोदी जी, गोरखपुर योगी जी, दोनों जिलों के बीच में जिला आजमगढ़। आजमगढ़ जिला चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सूबेदार के गले की फांस बना हुआ है आजमगढ़। 10 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट और हाथ में रेत के ढेर सा फिसलता रोज कारवां। सूबेदार को लगा कि आजमगढ़ को नए चेहरे की जरूरत है, युवा चेहरे की जरूरत है जो ऊर्जावान हो, शक्तिमान हो। 23 में नया जिलाध्यक्ष चयन हुआ। लालगंज 2 जिले में बटा है। मैं एक बार परिचय जिले का कराता चलूं कि जिलाध्यक्ष 2 है, एक सदर और दूसरा लालगंज। लालगंज की जिम्मेदारी एक युवा चेहरे को दी गई। इस अंधेरों को छाटने के लिए सूरज को निकाला गया। ये रोशनी धीरे धीरे निकलेगी और जो भारतीय जनता पार्टी पे अंधेरा लगा हुआ है वो धीरे धीरे छटेगा। कार्ड खेला गया सूरज श्रीवास्तव का। सूरज श्रीवास्तव नया चेहरा, राजनीति में सक्रिय, जमीन पे मजा हुआ, माटी में मजा हुआ खिलाड़ी। और मैं साथ साथ परिचय देता चलूं कि राजनीति के खिलाड़ी में मजा हुआ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पेंचक सिलाट में कांस्य पदक जीते हुए काफी चर्चित चेहरा, लोकप्रिय चेहरा आज हमारे बीच है। मैं स्वागत करूंगा आपका सूरज श्रीवास्तव जी। और मैं दुर्गेश द्विवेदी दी पब्लिक रिपोर्टर से आपके बीच सवाल होंगे और जवाब देंगे सूरज श्रीवास्तव जी। सबसे पहले स्वागत है सूरज श्रीवास्तव जी। और मैं चाहूंगा कि छोटा परिचय आप अपनी तरफ से चैनल को दें। मैं आपके पूरे चैनल के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जितने भी आपके दर्शक हैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं सूरज प्रकाश श्रीवास्तव हूं, भारतीय जनता पार्टी लालगंज का मैं निवर्तमान अध्यक्ष रहा हूं, विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता रहा हूं पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट्स का खेल में और संस्थापक अध्यक्ष हूं स्वाभिमान मंच का। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में बना रहता हूं। SIR से लगाए और जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रयास करते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व का हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उसका ठीक प्रकार से हम लोग निर्वहन कर सकें। सितंबर 2023 से मार्च 25 तक लालगंज से जिलाध्यक्ष का आपका कार्यकाल रहा जी। क्या हुआ, कुछ बदलाव हुआ क्षेत्र में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब मुझे जिम्मेदारी सौंपी तब से लेकर के उसी दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे जमीनी स्तर पर हम और मजबूत हो सके, हमारे जो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग और जो बूथ से लेके मंडल से लेके और जिले तक की वर्किंग होती है, एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। और लगातार उस कैडर को बढ़ाने की जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई, मैं 30 साल का युवा था, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, तो मैंने अपना पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और संगठन को देने का कार्य किया। उसका ठीक प्रकार से असर ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिन बूथों पर ठीक प्रकार से संगठन नहीं खड़ा था उन सारी चीज़ों को भी हमने खड़ा करने का कार्य किया। हमारे पास जो 1882 बूथ हुआ करते थे उन सारे बूथों पर हमने भारतीय जनता पार्टी का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व हो सके, हमारे नीचे की जो है 11-11 की टीम हर एक बूथ पर बन सके और नीचे के पन्ना प्रमुख से लगाए, बूथ अध्यक्ष से लगाए और मंडल तक में कैसे भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग हो सके, हमारा कार्यकर्ता कैसे कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के चल सके, इन सारे चीज़ों पर हमने कार्य किया। कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी के नींव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता बड़े निष्ठावान होते हैं वो एकदम दिल से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं। तो मैंने भी उसी प्रकार से कार्यकर्ताओं का और मेरा जुड़ाव कैसे ठीक प्रकार से हो, पारस्परिक वार्ता ठीक से हो, वो अगर रात में 12-1 बजे भी अपनी कठिनाई से फ़ोन करें तो मैं उठा करके उनको रिस्पांस दे सकूं, इस तरह से ग्राउंड रूट लेवल पे हमने कार्य करके भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने का कार्य किया। और ठीक प्रकार से प्रयास भी हुआ कि हमारे नीचे की समितियां ठीक प्रकार से गठन में और बन सके और जिससे भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में एक बड़ा लाभ मिलेगा, उस नींव को मजबूत करने का कार्य हमने किया। संगठन का पूरा काम आपने मजबूती से किया जी।
मार्च 25 में भी बड़ी दमदारी से रिपीट जिला अध्यक्ष का एक नारा लगा और युवाओं में बड़ा जोश दिखा। जमीन पे लोग कहते फिरे, दिखता फिरा गया और कार्यकाल भी मैं कह सकता हूं एक आजमगढ़ का निवासी होने की वजह से कि आपका कार्यकाल बड़ा दमदार रहा। लेकिन 25 में आपको हटा दिया गया, मलाल है मन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, मैंने कहा, और जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देती है, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जो अभी केवल 30 साल का था, उसको जिलाध्यक्ष बनाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सही निर्णय लिया है कि ठीक प्रकार से पिछड़े वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए उन्होंने नए जिलाध्यक्ष को अवसर दिया है। और आगे चल करके कहीं ना कहीं जो भी संगठन की जिम्मेदारियां हैं, उन सारी चीज़ों का हम लोग निर्वहन करते रहते हैं। इसलिए कोई ऐसा मलाल नहीं है, बल्कि एक संभावना है जो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अवसर दे सकती है, क्योंकि यूथ हमेशा आगे की सोचता है। इसलिए मैं आगे की सोचता हूँ कि जो मुझे हो सकता है 3 साल अध्यक्ष रहने के बाद बनना होता, वो जल्दी बन सकेंगे। तो एक अवसर पार्टी ने दिया है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ जिले में जो 2 जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है जी, क्या लगता है, पॉजिटिव जाता है कि निगेटिव जाता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि गुटबाजी देखने को मिलती है, चर्चा होती है लोगों में, है क्या ऐसा? देखिए, निश्चित रूप से जब घर में बहुत सारे बर्तन रहेंगे तो आपस में टकराहट हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर 2 भागों में बटा, उससे नीचे के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। जो बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हमारी हुआ करती थी कि जिनका फूलपुर दीदारगंज से लगाए और हमारी निजामबाद से लगाए, जहां के लोगों को शायद जिले की राजनीति करने का अवसर तब नहीं मिल पाता था जब संगठन एक हुआ करता था। 2 भागों में बांटने से ये हुआ असर कि हमारे जो कार्यकर्ता, जो कभी जिला पदाधिकारी बनने के लिए उनका पूरा जीवन चला जाता था, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी ठीक प्रकार से सम्मान मिला और उन्हें प्रतिनिधित्व मिला, जिससे हमारा संगठन ग्राउंड रूट लेवल पर जाकर के मजबूत हुआ। बहुत सारे ऐसे बूथ हुआ करते थे जो मुख्यालय से एकदम सुदूर क्षेत्र में थे, जो हमारे लालगंज से जौनपुर बॉर्डर पर थे या फिर अंबेडकर नगर बॉर्डर पर थे। ऐसे बूथों का गठन कर पाना थोड़ा मुश्किल क्रिया हुआ करती थी, क्योंकि जिले से भागदौड़ करना मुश्किल था। ऐसे में जब 2 भागों में संगठन बटा तो हमारा नीचे का बूथ ठीक प्रकार से गठन हो पाया, ठीक प्रकार से हमारी पहुंच बढ़ी, कार्यकर्ताओं में भी और जनता में भी जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे हमारे चेहरे हुआ करते हैं। तो ऐसे में संगठन का तो विस्तार हुआ है और 2 जनपद बनने से बहुत फायदा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। मतलब आपको लगता है कि 2 जनपद बनने से, 2 जिलाध्यक्ष बनने से फायदा होता है? जी बिल्कुल। गुटबाजी आप नुकसान नहीं करती यहाँ पे? देखिए, निश्चित रूप से कार्य तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं और माँ भारती के लिए कर रहे हैं। आपस में मनभेद जरूर हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है। हमारा आपस में कुछ है तो हम मिल बैठकर बातचीत करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का हो, चाहे वो जिले का हो, वो हमारी विचारधारा से मेल खाता है। इसलिए हम लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर के और चुनाव लड़ाने का कार्य करते हैं। चाहे जो प्रत्याशी आता है, जो भी आता है व्यक्ति, इस समय कोई मतभेद नहीं होता है चुनाव के समय। सूरज जी, आप संगठन से जुड़े हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बखूबी समझते होंगे। परंपरा के हिसाब से तैयारी शुरू हो गई है, 2027 का बिगुल बज चुका है। इस बार 10 विधानसभा आपके सामने है और आपने जिलाध्यक्ष का पद देखा हुआ है। क्या लग रहा है, इस बार 10 सीटों में से 1 सीट भी निकाल पाएंगे यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार चुनावी मोड में रहना कोई नई बात नहीं है। हम लोग लगातार चुनावी मोड में ही चल रहे हैं जी। अभी SIR चल रहा है तो हम लगे हुए हैं कि कैसे, किस प्रकार से हमारे नए वोटर जो हैं, नया वोटर हमारे भाग्य का विधाता होता है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वोटर्स तक पहुंच करके उनको हम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकें। SIR में जो हमारे बहुत सारे लोगों के नाम अगर छूटे हैं तो उनको खोज करके हम जोड़ सकें। तो ये भी एक चुनाव का पार्ट है, क्योंकि चुनाव होना उसी वोटर लिस्ट पे है जी। तो उस पर कार्य हमारा ठीक प्रकार से चल रहा है। हमारा 10 की 10 विधानसभा में कैसे कमल खिल सकता है, इसके लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी चिंतित रहता है और हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी चिंतित रहता है जी। आज भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ है। 2022 में हम लड़े थे, हमारी सीटें नहीं निकल पाई थी, लेकिन जिस सदर विधानसभा में हम और आप आज बैठे हुए हैं, उस विधानसभा में हम कभी 65,000 66,000 वोट पाए थे, अब हम 86,000 वोट पाए हैं। 17 से लेके 22 तक में हमारा इतना वोटों का ग्राफ बढ़ा है जी। ऐसे ही बहुत सारी विधानसभाओं में जहां पर हमारा वोट बैंक कम हुआ करता था, वो वोट बैंक बढ़ा है। आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो 17 और 22 में बहुत अंतर हुआ है वोटों का।
यह अंतर 24 में जाकर के और बढ़ा, और अब 27 में आते आते हमारे वोटों का अंतर इतना ज्यादा रहेगा कि न सपा जीत पाएगी यहाँ से, न बसपा जीत पाएगी। ज्यादातर सीटें हम जीतेंगे। मेरा सवाल यही था सूरज जी कि जो रनर और विनर के बीच का फर्क है, जो फासला बना रखा है आप लोगों ने रनर और विनर का, वो फासला मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये 22 से लेकर और 27 में जो चुनावी रणनीति में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, तब और अब में बहुत सारे अंतर भी आ गए हैं। जैसे जिस प्रकार से आजमगढ़ को लोग कहते थे कि ये समाजवादी पार्टी एक एक विकास कार्य पे उनकी नींव लगी हुई है, उनकी ईंटें हैं, आज हम कह सकते हैं दावे के साथ कि 22 के बाद से और अभी हम 26 में बैठे हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। योगी जी ने आजमगढ़ पे इतना ध्यान दिया है, चाहे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शुभारंभ करना हो, सेशन चालू हो गया है, विद्यार्थी पढ़ना शुरू कर दिए हैं, हॉस्टल चालू हो गया है, और ये सरकार में घोषणा भी हुई और यही शुभारंभ भी हो गया, चल रहा है विश्वविद्यालय। बहुत बड़ी चीज आजमगढ़ के लिए, तब शायद नहीं थी चीजें, तब बन रहा था, इस कारण लोगों को शायद विश्वास नहीं हुआ होगा कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय बन सकता है जी। अभी आपके आजमगढ़ शहर से लगा हुआ हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, जो पूरे देश में ठीक प्रकार से जाना जाता है कि संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र है हरिहरपुर, उनको महाविद्यालय बना करके देने का कार्य हमारे योगी जी की सरकार ने किया, जिसके कारण निश्चित रूप से जो संगीतकार से लगाए और अन्य लोग जो संगीत प्रेमी हैं, उनके मन में एक अच्छी भावना है कि सरकार आजमगढ़ को कहीं दरकिनार नहीं की है, बहुत सारी योजना चल रही है। अभी आप गंभीरबन में देखेंगे तो अटल आवासीय विद्यालय जो मजदूरों के लिए है, एकदम निम्न श्रेणी के जो लोग कार्य करते हैं, जो रोजमर्रा की मजदूरी का कार्य करते हैं, उनके बच्चों को सीबीएसई बोर्ड जैसी शिक्षा प्रदान की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको रहना खाना सब कुछ वहाँ पर A1 क्लास का दिया जाता है। क्योंकि मैं स्वयं उस विद्यालय में जाकर के देखा हूँ चीज़ों को, तो कह सकता हूँ कि यह सारी चीज़ें, यह तोहफा हमारे योगी जी ने आजमगढ़ को देने का कार्य किया है। और इससे भी ज़्यादा आजमगढ़ में कैसे आजमगढ़ के सड़कों का विकास हो सके, सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया। भले हम एक सीट नहीं जीते, हम न सांसद जीते हैं न विधानसभा जीते हैं, उसके बाद भी किसी भी विधानसभा में आप चले जाइए, मुख्यालय से उसकी कनेक्टिविटी कैसे अच्छी हो सके, किस प्रकार से ब्लॉकों तक की कनेक्टिविटी हमारी अच्छी हो, नगर पंचायतों तक अच्छी हो, ऐसी योजना बना करके और सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया। तो आज इन सारी चीज़ों को जब हमारी आजमगढ़ की जनता देख रही है, तो पहले और अब में कंपेयर कर रही है कि 22 में जो कसर रह गई थी कि हमने योगी जी को नहीं मौका दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को नहीं मौका दिया आजमगढ़ में, अब 27 में वो कसर को दूर करना चाहती है यहाँ की जनता भी, जिससे कि जो विधायक और सांसद निधि के द्वारा जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, वो अब जाकर के जब भाजपा का कोई बनेगा विधायक और एमपी, तो निश्चित रूप से उससे भी कार्य पूरा कराएगा। सूरज जी, समाजवादी पार्टी जिस जगह पे हम बैठे हैं, जहां से आपने चर्चा किया सदर विधानसभा, और मैं 10 विधानसभा की बात करूं तो समाजवादी पार्टी हर बार आपको पटकनी देके जाती है। क्यों? जातिगत आंकड़े, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बंद गाड़ियों में घूमने वाले नेता लोग? कौन जिम्मेदार है? देखिए, सीधे सीधे मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी का बंद गाड़ी में घूमने वाला नेता जी, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बेस्ड संगठन है जी, नेता बेस्ड संगठन नहीं है जी। यहाँ समाजवादी पार्टी नेता बेस्ड है जी, उनके हर विधानसभा में एक नेता है, वो नेता 2 बार 3 बार से लगाए 9 बार तक एमएलए बने हुए हैं जी, वो भी बंद गाड़ी में घूमते हैं। जी। लड़ता तो कार्यकर्ता है, चाहे समाजवादी पार्टी का चाहे भाजपा का। वो गाड़ी से जनता के बीच कितना है, वो चुनाव का परिणाम बता देता है। चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता या नेता मेहनत नहीं करते। मैं यही जानना चाहता हूं आपसे, और हमारे ये समीकरण, जातीय समीकरण बिगाड़ता है खेल, या फिर कहीं आप पीछे रह जाते हैं? निश्चित रूप से जो जातिगत द्वेष की भावना हमारे आजमगढ़ में फैलाई गई कि आप फला जाति से आते हैं, आप यादव हैं, आप माइनॉरिटी हैं, और उसके अलावा आप दलित समाज से आते हैं, आप पासी हैं, आप सोनकर हैं, आप ठाकुर हैं, पंडित है, इस तरह की चीजें जो फैलाई जाती हैं, जिसके कारण समाजवादी पार्टी इन सारी चीजों को ज्यादा फैलाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वोटों का बिखराव होगा तो MY उनके साथ चले आएंगे, तो उनका समीकरण बहुत स्ट्रांग बन जाएगा जी। और हमारे वोटरों के बीच में जातिगत भावना नहीं रहती। हमारे वोटर तो केवल देश के विकास के बारे में सोच करके वोट देने का कार्य करते हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यह जो आपस में मतभेद रह गया, कि लोगों को लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यादवों के लिए काम नहीं करती है, तो 22 से लेकर और 27 तक में हमारे लोगों ने इनके बीच में जाकर के दूरी को मिटाने का कार्य किया है। हमारे बहुत सारे लोगों को
प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है, उस समाज के लोगों के साथ मिलकर के हमने भारतीय जनता पार्टी को उनके गाँव में ठीक प्रकार से डेवलपमेंट कराने का कार्य किया है, चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुखों के माध्यम से हो और चाहे किसी न किसी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करना हो। 22 से लेकर और 27 तक के बीच में एक बड़ी संख्या है माइनॉरिटीज़ की जो सरकार की, केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं से भली भांति लाभान्वित हुई है, चाहे वो बुनकर हों, चाहे वो अन्य किसी समाज से आते हों माइनॉरिटीज़ में, उनको रोजगार, उनको ठीक प्रकार से उद्यमिता का प्रमाण पत्र देना, उनको सब्सिडी प्रदान करना। और यादव समाज के भी, क्योंकि आजमगढ़ में यादव समाज की संख्या ज़्यादा है तो लाभान्वित भी उनके लोग ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हमारे लोग क्योंकि उनके पास नहीं पहुंचे थे तो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया बस था। इसी सवाल पे मैं वही कहना चाह रहा था आपसे। बंद गाड़ी का मतलब होता है कि सरकार की जो योजना, जैसे आपने विश्वविद्यालय बताया, आप पूर्वांचल की बात करेंगे, आप हरिहरपुर संगीत घराने की बात करेंगे, बंद गाड़ियों से योजना आम जनता तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, मेरा मतलब इससे होता है। अगर आपकी सरकार की योजना जनता तक पहुंच रही है लेकिन उसे उसका फायदा नहीं मिल रहा है, उसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें स्पष्ट नहीं, ये तो जमीनी नेता ही करते हैं। तो आजमगढ़ में क्या ये चूक दिखती है? निश्चित रूप से 22 में हम इन सारी चीज़ों को जनता के बीच में ले जाने में थोड़े नाकामयाब हुए। 17 से 22 की जो योजनाएं थी हम शायद जनता में ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। हम 10 सीटें हारे हैं, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। लेकिन 22 के बाद से हमारी पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी रणनीति में बदलाव किया कि कार्यकर्ता और ठीक प्रकार से जनता में समन्वय स्थापित करके कैसे हमारा कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर है वो जनता से संवाद करेगा, सरकार की योजनाओं का बुकलेट लेकर के घर घर तक जाएगा। जो लोग भी लाभान्वित हुए हैं, चाहे आवास योजना से, चाहे शौचालय योजना से, चाहे विभिन्न योजनाओं से, उनसे मिल करके उनसे वाद विवाद करने का कार्य करेगा कि पहले की सरकारों ने आपको कुछ नहीं दिया, हमारी सरकारों ने आपका ख्याल रखा है। इन सारी चीजों को करके हम जनता से कनेक्टिविटी बढ़ाए हैं, जो 22 के बाद अब 27 में आप देखेंगे तो एक अंतर दिखेगा कि हमारे वोट बैंक, जहां पर हम वोट बैंक नहीं मिलता था हमको, जो माइनॉरिटी के क्षेत्र थे और यादव समाज के क्षेत्र थे, वहां भी हमको वोट मिलने जा रहा है। ये मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों ने वहां पहुंच करके उनसे वार्ता किया, उनसे मिले हैं और उनका रिस्पांस भी हमारे प्रति अच्छा आ रहा है। जी। अब 27 की तैयारी कैसे है, क्या क्या है? देखिए, पूरा तरह के केंद्र और हमारी जो प्रदेश की हमारे संगठन है वो कैसी रणनीति बनाती है, उस रणनीति पे हम उतरेंगे जी। लेकिन जो लोकल रणनीति ये है कि हम कैसे अपने आप को जनता के बीच में समर्पित किए रहें, जनता डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ताओं से संवाद कर सके और उसका प्रतिफल उन्हें मिले, कि उनको रिस्पांस भी अच्छा मिले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मैंने वार्ता किया तो मुझे ये रिस्पांस मिला है। यह आपस में संवाद का क्रम एक अच्छा हो सके, कार्यकर्ता, नेता और जनता तीनों के बीच में परस्पर सहयोग बढ़ सके, यह कार्य हम लोग जमीनी स्तर पर करने का कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे SIR चल रहा है, बहुत सारे हमारे जनता के बीच में रहने वाले लोग जो हमारे वोटर्स हैं वो विदेश में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुंबई दिल्ली कमाने गए हैं लेकिन वोट देते समय यहाँ आते हैं। हम उनके साथ संवाद कर रहे हैं कि आप यहीं वोटर बनिए, आप यहाँ आइए, यहाँ वोट दीजिए, यहाँ प्रतिभाग करिए, अपना SIR फॉर्म फिल करिए। हमारे कार्यकर्ता उनका सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से हमारी कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ी है। तो हमारे जो वोटर्स रहेंगे वो बढ़ेंगे, आपको ये दिखेगा 27 में। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे दो फार्मूले पे आप बात कर रहे हैं, एक SIR पे, दूसरा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है जो जनता के बीच बता रहे हैं कि हमारा आना जाना, योजनाएं, सब कुछ है, दोनों में आपको इस बार जिताने में ज़्यादा सहयोग कौन करेगा, SIR या फिर आपके किए गए? नहीं, हमारे सरकार के द्वारा किए गए कार्य ज़्यादा मुझे सहयोग लग रहा है आप करेंगे। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल SIR के बल पे बहुत बढ़ा हुआ है। SIR अगर हमारे लिए लाभदायक है तो हानिकारक भी है जी। बहुत सारे जगहों पर हमारी हानि भी हुई है, बहुत सारे जगहों में फायदा भी हुआ है जी। क्योंकि एक व्यक्ति का माने तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शहर में वोटर थे, गांव में वोटर थे, अब एक जगह वोटर हैं, वो 2 जगह वोट दे भी नहीं पाते थे जी। तो कहीं न किसी विधानसभा में जहां वो वोटर बनेंगे वहां हमारा फायदा होगा, जहां से नाम कटवाएंगे वहां नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। हमारा विश्वास सिर्फ ये है कि जो हमारे माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर विश्वास करके हम जनता के बीच में उतरेंगे और निश्चित रूप से रिजल्ट पक्ष में आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आजमगढ़ में सबसे कम उम्र के युवा जिलाध्यक्ष आप रहे जी, और दमदार भूमिका में रहे, पद गया, इसके बाद क्या लगता है जिले में कद बरकरार है? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में स्नेह आशीर्वाद लगातार अभी भी मिलता है। मैं कद की बात सरकारी कार्यालयों तक लेकर के कर रहा हूं सूरज जी। जी जी,
कद बरकरार है? जी बिल्कुल बरकरार है, और आपका ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो बरकरार रहेगा, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने और उनके लिए कार्य करने की रही है, जहाँ जनता के लिए रही है, जिसके कारण अधिकारी भी हम लोगों के साथ तालमेल मिला करके चलते हैं। जो अच्छी योजनाएं हैं, चाहे अच्छे कार्य हैं, चाहे विकास के कार्य हैं, मैं लगातार उन पर सक्रिय रहता हूं और अधिकारियों से भी संवाद करता हूं, जिसके कारण मैं नहीं कह सकता कि बहुत फ़र्क पड़ा है कि मैं अध्यक्ष नहीं हूं तब भी मुझे उतना ही वेटेज मिलता है किसी भी अधिकारी से वार्ता की जाए तो। और इसीलिए कार्यकर्ता खुश रहता है कि कोई काम पड़ता है तो वो काम हम लोग कराने का प्रयास करते हैं और 100% सफल भी होते हैं। और इसके नाते कद में कोई बदलाव नहीं आया है, आज भी उसी प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि जैसे ही कार्यकाल आपका समाप्त हुआ, नए जिलाध्यक्ष ने आते ही पहला बड़ा आरोप स्वास्थ्य विभाग पे लगाया, आपको याद होगा। हालांकि कुछ दिनों के बाद वो ठंडे बस्ते में बंद हो गया, लेकिन आरोप लगा क्यों? स्वास्थ्य विभाग सबसे ज़्यादा निशाने पर रहा। जी जी। अब क्योंकि नए जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं, कुछ तथ्यात्मक रहे होंगे चीज़ें जिस वजह से उन्होंने आरोप लगाया होगा, या तत्कालिक जो परिस्थिति रही होगी। नहीं, आप बात से पल्ला झाड़ रहे हैं सूरज जी, हमको सटीक जवाब चाहिए इस चीज़ का। निश्चित रूप से कुछ कमियां रही होंगी जिसको जिलाध्यक्ष जी ने उठाने का कार्य किया जी, और वो आगे लेकर जाएंगे उस अभियान को। उन्होंने, मुझे लगता है कि वो पूरा कराने का भी कार्य करेंगे अगर अभियान को उठाया है। हम लोगों ने भी अभियान को उठाया था जिला पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर के। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष बने बैठे जी, 9 बार के विधायक हैं, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी मंत्री भी रहे हैं, उनके सुपुत्र विजय यादव जी यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जी। अब कार्यकाल लगभग पूरा होने को आया है जी, लेकिन भ्रष्टाचार लगातार हो रहा था। पूर्व में अन्य विभागों द्वारा या पूर्व में बनी हुई सड़कों का भुगतान कराया जा रहा था, जिसको लेकर के हमने उस आवाज को उठाया था और आप लोगों के माध्यम से थोड़ा समय उसमें जरूर लगा, लेकिन उसमें अपर मुख्य अधिकारी और 2 और अवर अभियंता और जेई तीनों का निलंबन शासन द्वारा किया गया। मेरी ही जांच पर वो सारी चीजें हुई थी। और जिला पंचायत अध्यक्ष को भी अभी 3 दिन पहले कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। विधान परिषद की समिति है, पंचायती राज समिति के द्वारा जी। और मुझे लगता है कि वो ठीक प्रकार से जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस पे भी संशय है। तो लगातार हम लोग अगर किसी भी चीज को उठा रहे हैं तो तथ्यात्मक उठाते हैं और निश्चित रूप से उसको परिणाम तक ले जाने का कार्य करते हैं, जिसका परिणाम रहा कि 3 बड़े अधिकारी जनपद के निलंबित किए गए। जी, काफ़ी चर्चा रही ये जो अभी आपने चर्चा किया है इस विषय पे, तो स्वास्थ्य विभाग को किस नज़र से देखते हैं? साफ चल रहा है? बड़ा मायने रखता है सदर सीट के लिए। देखिए, क्योंकि मुख्यालय पर ये स्वास्थ्य विभाग की हेड ऑफिस रहती है तो मायने रखता है जी। और बहुत सारे लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहती है कि स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जिसमें रोज ज़रूरत पड़ती है लोगों का इलाज कराने से लेकर ऑपरेशन कराने तक में। लोगों का ठीक प्रकार से वहाँ जाना आना रहता है। रोज मुझे लगता है 500 से 1000 की भीड़ पहुँचती है वहाँ पर, तो उनको ठीक रिस्पांस मिल सके, इसलिए हम लोग भी उस पर चिंतित रहते हैं। वार्ता भी किया जाता है। कई अधिकारी बदले हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि अब डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके कारण लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं। और अगर नहीं ठीक रहेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको ठीक किया जाए जी। कहीं भी अगर कमी रहेगी तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी उस मंत्रालय के हेड हैं, उनसे मिलकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ अगर कोई भी असमंजस आता है उसको ठीक कराएंगे जी। आजमगढ़ जिले में अक्सर लोगों के मुंह से मैंने सुना हुआ है और आप ही लोगों के बीच में सुना कहा जाता है कि आप आजमगढ़ में हैं, युवा हैं और राजनीति में हैं, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। एक युवाओं तक मैसेज है, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे युवा, क्योंकि मैं जब 2011 से मैं सक्रिय राजनीति में प्रतिभाग किया तो बहुत सारे युवा राजनीति में नहीं थे जी। तो हम लोगों ने चीज़ें किया कि कुछ क्रिएटिव राजनीति होनी चाहिए। क्रिएटिव राजनीति करने का मेरा मतलब ये है कि युवाओं को आगे आना चाहिए कि आजमगढ़ को आप कैसा सपना देखते हैं, कैसा शहर बनाने का सपना देखते हैं। हम आप जाते हैं लखनऊ में तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है नई नई, हम दिल्ली जाते हैं तो भी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो एक नेता होता है जो सपने को देखता है और पूरा करने के लिए प्रयास करता है जी। एक पॉलिटिशियन होने के नाते, एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के भी नाते, और सरकार में, क्योंकि हमारा पार्टी सरकार में है तो हमारे सपने और बड़े होने चाहिए। तो उन युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में क्रिएटिव राजनीति को चुनिए, जातिगत राजनीति को न चुनिए। हम आजमगढ़ के लिए अपने राजनीति के माध्यम से क्या योगदान दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर विचार करते हुए राजनीति में आना चाहिए। ये समय की बर्बादी नहीं है, ये समय की मांग है कि युवा राजनीति में आए और आगे चल करके यहाँ से विधायक बने, यहाँ से सांसद बने, यहाँ से ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत, बहुत सारी चीज़ें हैं राजनीति में। अवसर तमाम है, लेकिन अगर युवा सशक्त हो
और अपनी बात को मनवाना जानता हो, लोगों के लिए संघर्ष करना जानता हो, तो आगे बढ़ेगा तो उसे सफलता 100% मिलनी है। बहुत सारे लोग उदाहरण हैं पूरे प्रदेश में इन सारी चीज़ों को लेकर के, और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि क्रिएटिव राजनीति किया जाए। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले हम जाकर के देखे थे कि लखनऊ में कैसे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है जी। ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं सरकार के द्वारा पर्यावरण समिति का सदस्य भी हूँ आजमगढ़ में, तो निश्चित रूप से अधिकारियों से रोज वार्ता इन सारी चीज़ों के बारे में कभी कभी हो जाती है, और महीने पे एक बैठक भी होती है हम लोगों की पर्यावरण और गंगा समिति, वृक्षारोपण समिति की। उस समिति के माध्यम से मैं 2 साल पहले सदस्य बना था, तब मैं अध्यक्ष नहीं था, तो 2.5 साल पहले बना था, तब मैं महामंत्री था जिले का। तो उन सारी चीज़ों को उठाने का कार्य किया हम लोगों ने कि कैसे आजमगढ़ नगर पालिका, मुबारकपुर नगर पालिका और बिलरियागंज नगर पालिका में हम लोग ठीक प्रकार से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवा सकें जी। और प्रयास का फल भी रहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन थी कि हर एक नगर पंचायत और पालिकाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs लगनी चाहिए। हम लोगों ने उसकी मांग उठाई, उसके लिए जमीन अलॉट कराया गया, और आज 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन करके तैयार है। आजमगढ़ में बन के तैयार है, मुबारकपुर में, बिलरियागंज में बन के तैयार है जी। FSTP होती है जो फीकल स्लज मैनेजमेंट के लिए होता है। ट्रीटमेंट प्लांट होता है जो ह्यूमन वेस्ट होता है, उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, हम लोगों ने उसकी डिमांड को उठाया, मीटिंग में उठाया, और क्योंकि ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, ग्रीन ट्रिब्यूनल तक जी। उन सारे मिनट्स के नाते प्रेशर में आकर के लोगों ने सीवेज FSTP भी लगवाई है जी। FSTP ये है कि जो ह्यूमन वेस्ट लोगों के निकलता है, बाथरूम लैट्रिन से निकलता है, उसका ट्रीटमेंट करके खाद बनाई जाएगी जी। जो कि अभी छतवारा में लग करके तैयार हो गया है। वो प्लांट 100% रेडी हो गया है और क्रियाशील है। जो ह्यूमन वेस्ट है टैंकर से ले जा करके वहाँ खाद बनाई जाएगी। जो वेस्ट है, जो सॉलिड मटेरियल है, उससे खाद बनेगी। जो लिक्विड मटेरियल है वो भी खाद के ही काम आएगा, उसका पानी ठीक प्रकार से खेतों में डाला जाएगा जी। तो इन सारे चीज़ों पर हम लोगों ने काम किया, तो आजमगढ़ में बदलाव देखने को मिला। अभी हर नगर पंचायत में कैसे STP लग सके, इसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आजमगढ़ के लिए करना है। आजमगढ़ में अभी हम लोग देखते हैं कोरोना काल में इतनी लाशें राजघाट पे देखने को मिली थी कि लोगों का दिल दहल उठा था, और उठाने वाला भी नहीं था कोई। उन लाशों को 4 कंधा देने के लिए भी तैयार नहीं था। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि कैसे आजमगढ़ में इलेक्ट्रिक सौदागरी बन सके, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता भी हुई है कि कैसे आजमगढ़ के राजघाट पे इलेक्ट्रिक सौदागरी लग सके। जो लावारिस लाशें हैं, इनको कोई कंधा देने वाला नहीं है, इनका भी डिस्पोजल ठीक प्रकार से हो सके। तो कुछ क्रिएटिव राजनीति करेंगे युवा, तो निश्चित रूप से आजमगढ़ का भविष्य बदलेगा और उनका भी भविष्य बदलेगा। सूरज जी, मुख्यालय आजमगढ़, 2 जिलाध्यक्ष आजमगढ़ से, सदर सीट जहां बैठ के हम बात कर रहे हैं जी, 9 बार से विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, एक बड़ा नाम, बड़ा चैलेंज, बड़ा तिलिस्म जी। तोड़ने की तैयारी है कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहां से तोड़ेंगे? ये भारतीय जनता तो पार्टी का फांस बन के बैठ, समाजवादी पार्टी सदर सीट गले की फांस है भारतीय जनता पार्टी के लिए। निश्चित रूप से सदर की सीट हमारे लिए बड़ा चैलेंज है जी। और कोई व्यक्ति 9 बार से सीट पर बैठा हुआ है तो उसको हटाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है जी। ठीक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता भी इस चीज़ों में लगे हुए हैं, और हमारा संगठन भी बहुत मजबूती के साथ आजमगढ़ सदर ही नहीं 10 विधानसभा में लगा हुआ है। यही केवल आजमगढ़ सदर ही नहीं, चैलेंज तो हमारे लिए 10 सीटें हैं जी। और 10 सीटों पे ऐसे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जो वर्षों से पड़े हुए हैं। जी। आप कोई भी सीट देख लीजिए तो बहुत सारे लोगों, केवल 1-2 सीटों पर उन्होंने टिकट का परिवर्तन किया, बाकी बहुत पुराने नेता ही पड़े हुए हैं। जी। मैं जितने आजमगढ़ के यूथ हैं जी। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कि 9 बार से कोई व्यक्ति सीट पर बैठा और आजमगढ़ में क्या उन्होंने राजनीति से अपने कोई परिवर्तन लाया है क्या? 9 बार के MLA रहते हुए कितनी बड़ी योजनाएं उन्होंने आजमगढ़ में लाकर देने का कार्य किया है? क्या हम 9 बार में उनके कोई डेवलपमेंट ऐसा है कि जो माननीय विधायक जी बता सकते हैं कि उन्होंने अपने जनता को समर्पित किया है? हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल 17 से बनी है जी। और अभी 10 साल पूरा नहीं हुआ है। 10 साल में ही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धियां हैं आजमगढ़ के लिए और खासकर आजमगढ़ सदर के लिए, जो जिसके बल पे हमारा कोई भी कार्यकर्ता आज चुनाव लड़ेगा तो जीतने का कार्य करेगा, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। और उसको बस क्रियाशील रहना होगा, उसको लगातार अपना कदम बढ़ाकर चलना होगा, उनको इन लोगों से डरना नहीं होगा, सशक्त होकर के उनका सामना करना होगा और विजयश्री हासिल होने वाली है, इसके लिए तैयार रहना होगा। जी। सूरज जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम
आपके इंटरव्यू के पहले डाले कि हम सूरज से मिलेंगे और सवाल पूछेंगे, तो हम लोगों के भी सवाल लेते हैं। उसमें एक सवाल आया कि सूरज जी से पूछिएगा कि योगी जी जो इनकाउंटर कानून के नाम पर इनकाउंटर करवाते हैं वो विशेष जाति का क्यों? ऐसा लगता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आजमगढ़ क्योंकि जिन जातियों की बाहुल्यता है जी, उन जातियों से इंजीनियर भी ज़्यादा निकलते हैं, उन जातियों से डॉक्टर भी ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली उनकी जाति ज़्यादा संख्या में है, तो वो नोटिसेबल होता है। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी जातियों की यहाँ जनसंख्या कम है, तो उनके लोग कम डॉक्टर निकलते हैं, कम इंजीनियर निकलते हैं। सेम चीज़ें लागू होती है नेगेटिव कार्य में भी। पॉजिटिव कार्य में भी अगर ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि अगर किसी समाज से ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर निकल रहे हैं, IAS निकल रहे हैं, तो नेगेटिव भी तो ज़्यादा लोग निकलेंगे। जी, तो पॉजिटिव और नेगेटिविटी का फर्क है, केवल देखने वालों के ऊपर है कि लोग ये आज कह रहे हैं कि नहीं, यादव लोगों का एनकाउंटर ज़्यादा हो रहा है, माइनॉरिटी का एनकाउंटर ज़्यादा हो रहा है। निश्चित रूप से ज़्यादा संख्या में उनकी आबादी है, ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव वर्ग भी उस समाज के लोग करते हैं, तो नेगेटिव वर्ग में भी बहुत ज़्यादा संख्या में इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण ये आवाज़ लोग उठाते हैं। लेकिन आप अगर लिस्ट उठाकर देखेंगे तो सारे जातियों के जो भी अपराधी रहे हों, आज सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, चाहे जेल में पहुंच चुके हों, चाहे कहीं भी उनका कानूनन जो भी प्रक्रियाएं हो सकती थी वो कराई गई हैं। केवल एक बिरादरी को टारगेट करके योगी सरकार कार्य नहीं कर रही है, ये दावे के साथ कह सकते हैं। बड़े बड़े माफिया जो किसी भी समाज से रहे हों, आज वो अपनी माफियागिरी छोड़ चुके हैं, या तो जेल में हैं या तो ऊपर जा चुके हैं। आप कोई भी लिस्ट उठाकर देखेंगे तो उसका प्रमाण मिलेगा, ये झूठा आरोप है। एक आखिरी सवाल, अहम सवाल, प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई? जी, सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने फोटो डाली। अध्यक्ष पद पाते ही एक बयान आया जो काफी चर्चित रहा। जी, 52 विधायक, चाय नाश्ता, क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण नाराज हैं कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अभी 5 दिन पहले मैंने जिस व्यक्ति के यहाँ वो सभी ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए थे, माननीय विधायक जी, 5 दिन पहले अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ ही थे, उनके साथ भोजन किया उन्होंने, उनके साथ कार्यक्रम में थे। और मैं लगातार, हम लोग क्योंकि राजनीतिक जीवन में अध्यक्ष रहा तो बहुत सारे हमारे माननीय विधायक जी लोगों से संबंध में मिलना जुलना रहता है, तो कहीं से भी नहीं लगा कि उनकी कोई नाराजगी है। ये केवल ब्राह्मण समाज के लिए कोई संदेश नहीं था, ये सभी लोगों के लिए है कि पार्टी के अंदर पार्टी नहीं बननी चाहिए। आप पार्टी के हैं तो पार्टी लाइन पे जो बैठकें, जो मीटिंग्स होंगी वो होती रहेंगी। हम स्वयं निकल करके कोई और पार्टी लाइन ना बनाएं, गुटबाजी ना करें। इन सारे चीज़ों के लिए उन्होंने सबको संदेश देने का कार्य किया, किसी एक वर्ग बिरादरी को उन्होंने संदेश नहीं दिया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग, अलग अलग समाज के लोग बैठक कर रहे थे, तो उस पर रोक लगाने का उन्होंने कार्य किया है। बैठकें में सबको, क्योंकि माननीय विधायक जी लोग हों, चाहे माननीय हमारे जो भी कार्यकर्ता हों, सर्व समाज को लेकर के चलने का कार्य करें, सब लोग एक साथ चलने का कार्य करें। और उसके लिए उन्होंने एक संदेश देने का कार्य किया है। और बहुत अनुभवी प्रदेश अध्यक्ष मिला हमें। 7 बार का MP होना और 9 बार चुनाव लड़ना बहुत लोगों के सौभाग्य में नहीं होता है। 7 बार लोग सभासद नहीं बन पाते हैं, वो 7 बार के सांसद रहे हैं। राजनीतिक जीवन उनका बड़ा लंबा रहा है, एक बड़ा अनुभव भी रहा है, जिसका हम लोग को लाभ मिलने जा रहा है। चलिए, हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। बहुत धन्यवाद दी दुर्गेश जी। पब्लिक रिपोर्टर, सोशल मीडिया में आप यूं ही गर्दा बनाए रखें। हमारी शुभकामना।